इस हफ्ते ब्रुसेल्स में तालिबान प्रतिनिधिमंडल और यूरोपीय अधिकारियों के बीच वाणिज्य दूतावास सेवाओं, अस्वीकृत शरण आवेदकों और काबुल के सहयोग पर दुर्लभ वार्ता हुई। अफगान विदेश मंत्रालय के अनुसार 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद ब्रुसेल्स में ये उनकी पहली यात्रा थी। लेकिन इस समय को लेकर आलोचना हो रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें महिलाओं, स्मार्टफोन और विरोध प्रदर्शनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि इस महीने की शुरुआत में ड्रेस कोड के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 30 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। यूरोपीय संघ ने कहा कि ये सिर्फ तकनीकी बातचीत थी, तालिबान शासन को मान्यता नहीं मिली। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मरियम वारदा है, जो अफगानिस्तान एनजीओ की संस्थापक है। मरियम, 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जब हम देखते हैं कि अभी यूरोप में क्या हो रहा है, तो इसका दृश्य प्रभाव या छवि कैसी है? यूरोप तालिबान अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान में उनका शासन बुनियादी स्वतंत्रताएं छीन रहा है। क्या यही एकमात्र तरीका है जिससे यूरोपीय लोग वास्तव में अफगानिस्तान में किसी तरह का बदलाव ला सकते हैं? ठीक है, आइए हम दृश्यता पर नजर डालते हैं, जो मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ के लिए बेहद मुश्किल है। अब यूरोपीय अधिकारी तालिबान प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं, जबकि तालिबान महिलाओं पर सख्त पाबंदियां जारी रखे हुए हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कई प्रकार की नौकरियों और सार्वजनिक भागीदारी पर प्रतिबंध शामिल है। अब आपने मानवाधिकार समूहों और मलाला यूसुफजई जैसी कई हस्तियों को भी देखा है, जिन्होंने तर्क दिया है कि तकनीकी बैठकों से उस शासन को वैधता मिलने का खतरा है, जिसे लगभग हर यूरोपीय संघ के सदस्य देश ने अब तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि यूरोपीय सरकार ये तर्क देगी कि अफगानिस्तान के वास्तविक शासक या वर्तमान सरकार अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है। और अगर यूरोप निर्वासन, यात्रा, दस्तावेजीकरण, वाणिज्य दूतावास से जुड़े मुद्दे, मानवीय सहायता की पहुंच या सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा करना चाहता है, तो प्राधिकरण से संवाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब उस दृष्टिकोण से ये बैठक मान्यता के बजाय व्यवहारिकता को दर्शाती है। तो ये अभी क्यों हो रहा है? पहली बार क्यों? और मेरा मतलब है, क्या हाल के महीनों में वास्तव में कुछ ऐसा बदला है जिससे इन यूरोपीय नेताओं ने तालिबान प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है? मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान में कोई बदलाव हुआ, बल्कि मुझे लगता है बदलाव यूरोप और पूरे यूरोपीय संघ में हुआ है। मुझे लगता है कि प्रवासन सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों में से एक रहा है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में निर्वासन तंत्र और वापसी नीतियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्हें हटाने के लिए कई सरकारों पर दबाव डाला गया है। वे लोग जिनके शरण दावे असफल रहे या जो गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए। तो अफगानों को निर्वासित करने के लिए यूरोपीय देशों को पहचान सत्यापन, यात्रा दस्तावेजीकरण और वापसी के लिए सहयोग करना होगा। इसके लिए तालिबान के साथ कुछ स्तर की बातचीत की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि रिपोर्टों से पता चला है कि यूरोपीय आयोग इस साल की शुरुआत से ही ब्रुसेल्स की पहली बैठकों से तालिबान अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में, मुख्य कारण प्रवासन नीतियां लगती हैं, ना कि तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड का पुनर्मूल्यांकन या आधिकारिक राजनयिक पुनः संलग्नता। तो जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, तो इस बैठक का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या तालिबान के साथ संवाद वास्तव में महिलाओं के अधिकारों या मानवाधिकारों के सवाल पर कोई वास्तविक दबाव बना सकता है? सिद्धांत रूप में हाँ। कूटनीति ऐसे रास्ते बनाती है जो अलगाव नहीं बना सकता। संपर्क का सबसे बड़ा तर्क है कि सरकार आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती जिनसे वो बातचीत नहीं करती। अब अगर यूरोपीय संघ लड़कियों की शिक्षा या महिलाओं के रोजगार, मानवीय कार्य, पहुंच या नागरिक समाज की सुरक्षा की वकालत करना चाहता है, सीधी बातचीत कम से कम उन मुद्दों को उठाने और विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहन जोड़ने का कुछ अवसर। चुनौती है दबाव बनाने की क्षमता। तालिबान उन्होंने वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और प्रतिबंध सहने की इच्छा दिखाई है, जबकि महिलाओं पर लगातार प्रतिबंध बनाए रखे हैं।
अब 2021 के बाद से बाहरी दबाव ने महिलाओं से जुड़े कुछ पहलुओं पर उनकी नीतियों में बड़े उलटफेर लाए हैं और नतीजतन कई पर्यवेक्षक उस प्रवासन पर संदेह करते हैं। जब मैं कुछ पहलुओं की बात करती हूँ, मुझे याद है कि हम आपके पिछले शो में अफगान तालिबान के सम सदस्यों में बदलाव की बात कर चुके हैं। प्रगति है ना? तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक बाहरी दबाव ने एक सूक्ष्म बदलाव लाया है, लेकिन कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है। और अब नतीजतन मुझे लगता है कि कई पर्यवेक्षक इस बात पर संदेह कर सकते हैं कि प्रवासन पर केंद्रित बातचीत अचानक महिलाओं के अधिकारों पर कोई सार्थक रियायतें दिला पाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि किसी भी तरह की बातचीत महिलाओं के अधिकारों पर किसी न किसी प्रकार की रियायत जरूर दिलाएगी। मरियम बारदा, अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जिसे जारी रखना चाहिए। हमारे साथ i24 न्यूज़ इंग्लिश पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।